हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम कर रहे थे बायो का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। ओनली 2 टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। तो जिन्होंने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है, 3 पार्ट नहीं देखे इस चैप्टर के, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज उनको एक बार जरूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें पूरा बेसिक्स है। और अब हमारे ओनली 2 टॉपिक्स इसमें बचे हैं, डेट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट? तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है और फर्टिलाइजेशन इवेंट है, आज हम उसको कवर करते हैं। तो एक बार देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट? एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें हम जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस आज कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, राइट? अब सबसे पहले हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं, ठीक है? फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, है ना? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा जाइगोट होगा, जो गैमेट होंगे, मेल और फीमेल गैमेट होंगे, वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। हर हमेशा क्या होंगे? जो हमारे गैमेट्स होंगे, चाहे वो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, वो हैप्लॉइड होंगे, यानी कि एन कंडीशन में होंगे। और हमारा जो जाइगोट होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड कंडीशन, यानी कि मेल गैमेट से एन आया, फीमेल गैमेट से एन आया, और जो हमारा जाइगोट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, यानी कि 2n कंडीशन में होगा, राइट? तो देखिए, इट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है? एक 2n जाइगोट बनता है। द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। कहने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी बोथ आर सेम, तो किसी भी टर्म को हम यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हनी बीज हो गया, लिजर्ड्स हो गए, कुछ लिजर्ड, नॉट ऑल द लिजर्ड्स, और कुछ बर्ड्स हो गए जैसे कि टर्कीज वगैरह, रोटीफायर्स, फीमेल गैमेट अंडरगोज द डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, यानी कि बिना फ्यूजन के ही, विदाउट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के ही, जो फीमेल गैमेट होती है उस वो किस में डेवलप हो जाती है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हनी बीज हो गया, लिजर्ड्स हो गए, कुछ बर्ड्स हो गई, रोटीफायर्स हो गए, उनमें क्या होता है? जो फीमेल गैमेट होती है, विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बिना ही वो किस में डेवलप हो जाती है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, राइट? अब हमने अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। नाउ फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द सिंगैमी अकर्स, यानी कि इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो सिंगैमी है, सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? अब दो होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यानी कि जो पानी में रहते हैं, लाइक कोई भी वाटर बॉडी में रहते हैं, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, सी हो गई, तो इनमें क्या होता है? मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एल्गे, फिशेस, है ना, जो एम्फीबियंस होते हैं, तो उनमें जो सिंगैमी होता है, सिंगैमी अभी अभी आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी को सिंगैमी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, वो कहाँ पे होता है? बाहर होता है। मतलब किसी फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं होगा, वो कहाँ होगा? बाहर के एनवायरनमेंट में होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा। तो एक्वेटिक में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? वाटर है ना? तो यानी कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें जो फ्यूजन है वो कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर ना होके वो बाहर हो रहा है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो
इस देखिए उसमें क्या होता है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे फिशेस हैं, फ्रॉक्स है, ये क्या करते हैं अपने एग बाहर लेकर देते हैं, अपने एग्स क्या कर देते हैं बाहर लेकर देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मेल फीमेल ये अपने एग्स बाहर फर्टिलाइज कर देते हैं, तो जो सॉरी बाहर ले आउट कर देते हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो बाहर होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, these organisms show a great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब एग बाहर आए या फिर जब गैमेट जो गैमेट्स हैं वो बाहर आए, मेल और फीमेल गैमेट्स बाहर आए, तो इनके बीच में इस लाइन में के कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन बोली है ना ऑर्गेनिज्म शो अ ग्रेट सिंक्रोनी, इसका मतलब ये है कि जो बोथ सेक्सेस होते हैं यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं, जब गैमेट्स जो होते हैं जब इनको बाहर रिलीज किया जाता है तो इनके बीच में एक बहुत अच्छा सिंक्रोनी देखने को मिलता है नेचुरली, यानी कि एक बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों क्या करते हैं लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अगर मेल गैमेट लार्ज नंबर में हुआ है तो फीमेल गैमेट भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा। इसलिए होता है ताकि जो चांसेस ऑफ सिंगमी है यानी कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो जाए ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, एग्जाम्पल bony fishes, frogs and large number of offsprings are produced। तो इन केसेस में क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग बनता है ना यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बहुत बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। क्यों ज्यादा बनेंगे, क्योंकि एक्सटर्नली फ्यूजन होने के कारण बोथ सेक्स के जो गैमेट्स थे यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो थे वो लार्ज नंबर में बने थे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब क्या होता है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट बाहर निकल बॉडी के बाहर आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना एक एडवांटेज है, मेजर एडवांटेज क्या है कि ये एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू प्रेडेटर्स, यानी कि बाहर के जो और एनिमल्स हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनके एक्सट्रीमली वर्नेबल है, वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब मतलब उनमें इजीली अटैक हो सकता है। ठीक है, तो जो भी शिकार होते हैं आसपास वो इनको उनका ये शिकार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका डिसएडवांटेज है कि इनमें ये ले तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं बाहर, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आ तो बहुत सारे अमाउंट में जाते हैं लेकिन मोस्टली क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट में प्रिडेटर्स रहते हैं, शिकारी रहते हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं। राइट, अब ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ सेकंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैम अब ये क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ भी नहीं है, देखिए इसका अपोजिट कर दीजिए। व्हेन सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसके अंदर हुआ है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हुआ है, विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हुआ है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, चाहे वो फंजाई फैमिली से बिलोंग करते हैं या हायर एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो इन मेजर और मेजोरिटी ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म यानी कि सीड बियरिंग जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, तो इनमें क्या होता है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल उसका ऑपोजिट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। तो इन दीज ऑर्गेनिजम्स एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर आया है ना, उसके अंदर है, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, और वहीं पे वो क्या होगा मेल गैमेट से फ्यूज करेगा। देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है यानी कि मूवेबल होता है, मूव करता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं करता, और वो बनता कहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर। तो वो जो एग है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल गैमेट है वो वहीं पे रहेगा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, और कौन आएगा उससे फ्यूज होने के लिए मेल गैमेट वहां तक आएगा ताकि क्या हो जाए दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाए। राइट, नाउ अब वही चीज है, देखो मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट मूव कर सकता है एंड हैज टू रीच द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है नॉन मोटाइल है, स्टेशनरी है, एक ही जगह रहेगा, तो उसको मेल गैमेट को
आना पड़ता है कहाँ तक, फीमेल गैमेट तक, इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट, ताकि वो उसके साथ फ्यूज कर सके, फ्यूजन प्रोसेस हो सके, राइट। नाउ द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब ये है कि जो एग्स बनेंगे, यानी कि जो फीमेल गैमेट बनेंगे वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू स्पर्म, यानी कि स्पर्म एटलीस्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि जो स्पर्म होते हैं वो 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं देन द फीमेल गैमेट, यानी कि लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी लार्ज नंबर में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, राइट। इन सीड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू द फीमेल गैमेट। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं, यानी कि सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसको कौन लेके जाएगा फीमेल गैमेट तक, उसको कौन लेके जाएगा फीमेल गैमेट तक, आगे आइए देखते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सारा उसमें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। नाउ डिफरेंस क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, देखिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो बॉडी के बाहर हुआ था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुआ था, ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, लार्ज नंबर में गैमेट्स बन रहे थे, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स जो भी बन रहे थे, ताकि क्या हो सके, सिंक्रोनी हो सके, चांसेस ऑफ फ्यूजन बढ़ जाएं, है ना, क्योंकि वहां पे वो क्या हो देते हैं, वो वहां पे क्या होते हैं, वनरेबल टू प्रेडेटर्स, यानी कि शिकारी, शिकार से वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, बोथ मेल और फीमेल गैमेट बहुत लार्ज अमाउंट में बनते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो 1000 टाइम्स ज्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ एग्स, यानी कि मेल गैमेट बहुत ज्यादा बनेंगे कंपेयर टू फीमेल गैमेट, राइट। अब इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो क्या है, वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, यानी कि वो शिकार होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं अपने, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तो उसको आसपास के जो अदर एनिमल्स हैं उनसे क्या है, खतरा है ना। तो लेकिन इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होगा, सिक्योर होगा वो, राइट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉनी फिश और एम्फीबियंस, और इसमें आते हैं मैमल्स, बर्ड्स, अर्थवॉर्म्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये वो था हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमने कवर कर लिया, राइट। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट इवेंट है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूज हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको भी पता है कि मेल और फीमेल गैमेट जब क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब वो जाइगोट धीरे 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 बड़ा होता है, तो उस प्रोसेस को जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, द इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि इवेंट का वो प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना है, उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेन दो प्रोसेस हैं, एक है जाइगोट और एक है एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। नाउ जाइगोट, अब देखो मैं, हम शुरू से ही जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से यही बोल रहे हैं कि जो हमारा जाइगोट होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, है ना, वो क्या होगा, डिप्लॉयड, यानी कि टू एन कंडीशन में होगा, और ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड यानी कि टू एन जाइगोट इज यूनिवर्सल, यानी कि जो जाइगोट होगा वो ऑलवेज किस कंडीशन में होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, यानी कि टू एन कंडीशन में होगा, right. Development of the zygote depends on the type of the life cycle of the organism and the nature of the environment, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो जाइगोट बनेगा, है ना, जो जाइगोट बनेगा उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या लाइफ साइकिल है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या लाइफ साइकिल है, और नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ठीक है। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो उस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर, और दूसरा नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करता है, राइट। इन फंजाई एंड एल्गी
जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंजाई और एल्गी के केस में क्या होता है कि जब इसमें जाइगोट बनता है तो वो क्या कर लेता है, अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेता है, ठीक है, ताकि वो आसपास के एनवायरनमेंट से डैमेज ना हो सके और डेसिकेट ना हो सके, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो जब इनमें जर्मिनेशन होता प्रोसेस होता है ना, तो उससे पहले ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट रेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। In organism with the haplontic life cycle, zygote divide by the means of the meiosis into haploid spores that grow into a haploid individual and vice versa। मैम ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, यही रिएक्शन है ना आप लोगों का। एनीवेज देखिए कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले इसके लिए समझ लीजिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। दो तरह की लाइफ साइकिल्स होती है, ठीक है, एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब पहले एक बार हैप्लॉइड जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो समझ लीजिए। ये देखिए हमने क्या पढ़ा कि गैमेट जो होते हैं वो एन कंडीशन में होते हैं, है ना, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, वो किस में होंगे, वो किस में होंगे, इसमें होंगे हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, यानी कि एन एन कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब हैप्लॉइड मेल गैमेट आया यानी कि एन कंडीशन का मेल गैमेट आया और एन कंडीशन का फीमेल गैमेट आया, ठीक है। यहाँ पे एक हैप्लॉइड पेरेंट है, पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वो क्या डिप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बता रही हूँ, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ध्यान रखना वो किसके केस में होती है, जहाँ पे पेरेंट भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट डिप्लॉइड होते तो यहाँ पे क्या होता, हमें तो मेल और फीमेल गैमेट एन कंडीशन में चाहिए, तो 2n से n कैसे बनता। ये सारा चीज, ये सारा बेसिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया, तो जिन्होंने वो नहीं देखी है ना देख लेना। हैप्लॉन्टिक साइकिल लाइफ साइकिल बहुत इजीली समझ में आएगी, और वैसे भी ये हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना आपकी 11th क्लास की बुक में है, राइट। तो एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो पेरेंट लिया है वो हैप्लॉइड पेरेंट लिया है, यानी कि ऐसा पेरेंट जिसमें एन कंडीशन है, ठीक है। अब ये एन कंडीशन में है तो ये क्या बनाएगा, हैप्लॉइड मेल गैमेट आएगा इससे, और एक आएगा हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, जो कि दोनों किस में है, एन कंडीशन में है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस में है, एन कंडीशन में। एक मेल से गैमेट आया एक फीमेल से गैमेट आया। अब क्या हुआ, हमारा जो जाइगोट होता है, हमारा जो जाइगोट होता है वो किस कंडीशन में होता है, 2n कंडीशन में। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी किया और लास्ट वाली वीडियो में भी किया था, ठीक है, जो लास्ट पार्ट की वीडियो बनाई थी उसमें भी। तो हमारा जो जाइगोट है वो 2n कंडीशन में। अब देखो यहाँ से भी एन आ रहा है, यहाँ से भी एन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोसिस प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वल आएगा। अगर एन मेल है तो एन ही आएगा, एन फीमेल है तो एन ही आएगा, तो यानी कि एन एन कितने हो गए, 2n, ठीक है। तो माइटोसिस प्रोसेस हुआ यानी कि इक्वल आए, इक्वेटेशन, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन में अगर एन है गैमेट तो एन ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल गैमेट भी क्या है, एन ही आएगा, तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे 2n का। अब देखिए क्या हुआ, ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जो जाइगोट है ये भी तो कभी बड़ा होगा ना, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, ये भी डिवाइड होगा ताकि क्या बन सके, मेल और फीमेल गैमेट बन सके। तो ये भी डिवाइड होगा। अब देखिए होगा क्या, ये होगा कि जब ये डिवाइड होगा तो अब ये मियोसिस प्रोसेस होगा, क्योंकि मियोसिस हमने पहले भी पढ़ा है कि मियोसिस क्या होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि हाफ कर देती है। जैसे माइटोसिस इक्वल डिवीजन था, सॉरी इक्वल इक्वेशनल था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, एन एन 2n बनी, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अगर आगे ये कभी क्या बनाएगा, मेल या फीमेल गैमेट बनाएगा, तो हम मेल फीमेल गैमेट तो एन कंडीशन में ही होते, तो ये 2n से n में कैसे आएगा, ये आएगा बाय मियोसिस प्रोसेस, क्योंकि मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल इक्वेशन है। तो रिडक्शनल का मतलब ये हाफ कर देती है, तो 2n होगा तो ये क्या कर देगा, n कर देगा। अब ध्यान से सुनो, इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, एक जगह पे सिर्फ 2n कंडीशन यानी कि डिप्लॉइड बना है जब जाइगोट बन रहा था, अदरवाइज सब क्या है, हैप्लॉइड पेरेंट है, हैप्लॉइड ही मेल गैमेट है, हैप्लॉइड ही फीमेल गैमेट है, और उसके बाद जो फर्दर जाइगोट ब्रेक डाउन करके जो एक दोबारा से गैमेट बना रहा है वो भी क्या है, एन है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें पूरी लाइफ साइकिल में एन कंडीशन ज्यादा है,
हैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा है और डिप्लॉयड सिर्फ एक जगह है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें मेल गैमेट या जो जाइगोट जो भी है वो क्या है, ज्यादातर लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनमें हेप्लॉइड प्रोसेस ज्यादा हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। ठीक है। अगर पेरेंट डिप्लॉयड हो, यहाँ पे 2n आ जाएगा। ठीक है। अगर 2n होगा तो क्या हो जाएगा, हमें हाफ करना है यहाँ पे, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट ऑलवेज किस में होंगे, एन कंडीशन में होंगे, तो 2n होगा तो मियोसिस होगा, ये n और n में आएंगे। ठीक है। फिर दोबारा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना है, फिर माइटोसिस होगा, फिर क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है ये क्या बनेगा, कभी ना कभी दोबारा से ये भी मेल और फीमेल गैमेट निकालेगा, तो ये दोबारा मियोसिस होगा। ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, एन और एन बन जाएगा। तो इस जो मतलब हम उल्टी कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या हुआ, डिप्लॉयड कंडीशन ज्यादा है, यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा, 2n कंडीशन ज्यादा हो गई, इसलिए उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है ना। आई होप समझ में आ गया है आपको ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक याद कर लो, हैप्लॉन्टिक कर लो, सेकंड उसका उल्टा है। ओके। नेक्स्ट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज द जाइगोट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उनमें लाइफ की जो शुरुआत होती है, लाइफ की जो बिगनिंग होती है, वो जाइगोट से होती है। ठीक है। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन मेन स्टेप होता है उनमें। Zygote is the vital link which ensures the continuity of the species between the organism of one generation and the next generation। देखिए जैसे अभी मैंने क्या बताया कि मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेन जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जाइगोट होती है। तो पूरे जाइगोट ही वो लिंक होता है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी किसके बीच में, स्पीशीज के बीच में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। यानी कि अगर जाइगोट बन गया तो ये वही इंश्योर करता है कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन इस ऑर्गेनिज्म की आएगी, तो ये क्या है, एक मेन लिंक है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। ये था हमारा जाइगोट के बारे में। अब जाइगोट बन गया। ठीक है। जाइगोट बन गया, अब वो क्या बनेगा, धीरे 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 बड़ा होगा। ठीक है। ग्रोथ होगी और वो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जाइगोट डेवलप होके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। जाइगोट डेवलप होके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। तो जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। अब देखिए ध्यान से सुनना कि जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है। यानी कि सेल्स डिवाइड होते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से होते हैं। ठीक है। एंड सेल डिफरेंशिएशन से। अब सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन का क्या काम है, ठीक है, हम बोल तो नहीं कि जाइगोट में ये दो प्रोसेस होंगे। अब ये प्रोसेस होंगे क्यों, इनसे क्या होगा, तो देखिए जब जाइगोट में सेल डिवीजन होंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जाइगोट अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जब कोई भी चीज डेवलप हो रही है तो उसमें बेसिक यूनिट क्या है, सेल है ना, तो वो भी बढ़ेंगे। तो वो जो सेल बढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल में जो इंक्रीमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। ठीक है। और जब नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे तो जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। राइट। नाउ सेल डिफरेंशिएशन, अब इसका क्या काम है, देखिए इट हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस। ये क्या करते हैं, जो न्यू न्यू सेल बने हैं, ठीक है, और वो सेल्स ने क्या किए, ग्रुप बना लिए, ये क्या करता है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाते हैं या ऑर्गन्स बन जाते हैं। ठीक है। टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और उससे क्या बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। तो सेम ये जो सारी मॉडिफिकेशन हो रही है ना, सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, तो ये सारे प्रोसेस किसके थ्रू हो रहे हैं, सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है। तो सेल डिवीजन में सिर्फ क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस होंगी, और उनसे वो किस में डेवलप हो जाएंगे, टिश्यूज और ऑर्गन्स में डेवलप हो जाएंगे। राइट। अब देखिए एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है। एक तो है ओविपारस। ठीक है। अब ओविपारस क्या होते हैं,
In these animals, like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by the hard calcareous shell are laid in the safe place in the environment outside the body. ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि ओविपोरस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, इनमें क्या हुआ, जो फर्टिलाइज्ड एग बना, यानी कि जब ओवम और क्या हुआ, स्पर्म्स आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हो गई, वो इनसाइड द बॉडी हुई, लेकिन उसके बाद जो एग बना है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा बॉडी से। ठीक है, वो जो एग होगा वो किससे कवर होगा, एक हार्ड कैल्सियस यानी कि कैल्शियम रिच शेल बनेगी, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो एनिमल्स क्या करेंगे, उस शेल को जिसके अंदर एग है उसको बाहर कहीं पे सेफ प्लेस में ले कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि इस तरह से करते हैं, जो कि अपने अंडों को बाहर ले कर देते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में, उनको कहा जाता है ओविपेरस। क्या कहा जाता है, ओविपेरस। यानी कि उनमें क्या हुआ, डेवलपमेंट जो है जाइगोट की वो कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि जाइगोट फॉर्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके आसपास एक हार्ड कवरिंग बना ली जिसको हम बोलते हैं कैल्सीरियस शेल, और उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर एक सेफ प्लेस में ले हो गया। ठीक है, और जब वो एक सेफ प्लेस में ले डाउन हो गया तो उसके बाद क्या किया जाता है, वो बाहर ही ग्रो करेगा, वो बाहर ही डेवलप करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैचेस आउट। अब एक इंक्यूबेशन पीरियड आया जिसमें यानी कि डेवलपमेंट वाला पीरियड आया, जिसमें क्या हुआ, जब एक मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक मतलब जैसे भी जिस एनवायरनमेंट में वो एनिमल ग्रो करता है, जब उसको वो पूरा वो एनवायरनमेंट मिला तो उस पीरियड के बाद वो डेवलप हुआ। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में वो डेवलप हुआ, और कुछ टाइम के बाद वो जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था वो खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा, और उसमें से क्या होता है, वो एग हैच कर देता है, यानी कि टूटता है, और उसमें से यंग वन निकलता है। ठीक है, ये तो है ओविपेरस। नाउ विविपेरस में क्या होते हैं, इन दीज एनिमल्स लाइक मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि बहुत सारे मैमल्स में जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, क्या होता है कि जो फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना। अब वो जो जाइगोट है वो हमारी बॉडी के यानी कि जो फीमेल बॉडी है उसी के अंदर क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, उसी के अंदर डेवलप होगा और एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये केस में होता है, विविपेरस में होता है जाइगोट बना, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, एक यंग वन में डेवलप हो रहा है। ठीक है, इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें वो फुली डेवलप हो गया, फुली उसने ग्रोथ कर लिया, द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी। फिर जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, ठीक है, यानी कि पूरा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया है, तो उस पीरियड के बाद क्या होगा, वो यंग वन को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। अब क्या हुआ, जब बेबी पेरेंट्स था यानी कि जिसमें बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही थी जाइगोट की, तो वहां पे उसको क्या मिला है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जो प्रोटेक्टिव है। ठीक है, वहां पे उसकी पूरी केयर हो रही है। तो उस केस में यानी कि इस केस में बेबी पेरेंट्स के केस में क्या होते हैं, क्योंकि पूरी एम्ब्रियोनिक केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं, यानी कि सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं किसके, यंग वन के, वो ज्यादा होते हैं किसके कंपेयर में, ओविपेरिस के कंपेयर में। ठीक है, यानी कि बेबी पेरिस में सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स का। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो स्पेशली, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। अब इसमें जो जाइगोट बनते हैं, इनकी मेल और फीमेल गैमेट बने, उसके बाद जो जाइगोट फ्यूज मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, तो जो जाइगोट बनेगा ना उन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, वो कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनेगा। अभी फ्लावरिंग का आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। After fertilization, the sepals, petals and the stamen of the flowers wither and follow. बोले जब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसके जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं और जो स्टेमिन होती है वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई है। द पिसल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, बट जो पिस्टल होता है उसका, वो उसी के साथ अटैच रहता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक,
जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट जब बड़ा हो जाता है, यानी कि सॉरी डेवलप हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, सॉरी अगर बीच में कोई डिस्टरबेंस हुई है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि जाइगोट है वो डेवलप होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड। अभी हमने यही पढ़ा कि जो ओव्यूल्स हैं उनके अंदर क्या बनता है, सीड बनता है। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट बन जाती है। फ्रूट्स डेवलप अ थिक, ध्यान से सुनना, पेरिकार्प क्या होता है कि जो फ्रूट होता है ना, वो क्या बना लेता है, अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेता है। आप कोई भी फ्रूट ले लो, लाइक पोमीग्रेनेट ले लो, तो जो बाहर की उसकी शेल होती है ना, उसी को बोलते हैं थिक वॉल। तो हर कोई भी फ्रूट है उसके केस में क्या होता है, फ्रूट के आसपास क्या होती है, जो थिक वॉल होती है ना, बाहर की जो वॉल होती है, आउटर कवरिंग, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। वो क्या करती है, फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट्स। अगर क्या होता है, सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो सीड धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाते हैं, बस उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए और वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो पेरिकार्प में बता रही थी, ये जो एस यहाँ पे है, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीड। ये किसी भी फ्रूट का सीड है, और ये बाहर की जो शेल है ना, ये जो बाहर की कवरिंग है, इसे बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ऐसे ही यहाँ पे एक और वो दे रखा है आपको फ्रूट, ये सीड है। ठीक है, अंदर का बीज है, और ये क्या है, पेरिकार्प। ये जो बाहर से उसकी लेयर है, बाहर से जो एक हार्ड सी वॉल है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ऐसे ही आपको एक पीस का डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में। तो अंदर जो मटर होती है वो बीज है, और मटर के आसपास का जो छिलका होता है डेट इज पेरिकार्प। ठीक है, अब देखिए अभी हमने फ्लावर का पढ़ा था, तो ये मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए लेके आई हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये हमें पूरा एक फ्लावर दे रखा है। ठीक है, ये है सेपल्स, ये जो नीचे पत्तियां होती हैं, सेपल्स, ये मेन उसके पेटल्स होते हैं, ये है पेटल। ठीक है, ये है एंथर, ये जो ऊपर है ये है एंथर। और ये जो एंथर्स के नीचे जो ऐसे ट्यूब सी जा रही है, ये है फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर को मिला के स्टेमिन होता है, ये पेटल होता है। ठीक है, ये सेपल होता है, और ये है इसकी ओवरी। ये वाली जो बीच में है ना, ये क्या है, ओवरी। ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा। ये है स्टाइल, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के बोलते हैं कार्पल। अब देखिए होता क्या है, पोलन ग्रेन आते हैं, या अगर क्या हो रहा हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है पूरा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, ये जो यहाँ पे पोलन ट्यूब है, इससे ऐसे जाएगा नीचे, और यहाँ पे होती है ओवरी। और पोलन ट्यूब क्या कर देगा, यहाँ पे मेल गैमेट को, हमने पढ़ा था ना फ्लावर्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। तो उनको लाना पड़ता है, उसके कैरियर भी हमने पढ़े थे, विंड वगैरह, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, तो हवा से या किसी इंसेक्ट के ऊपर चिपक के ये कहाँ पे आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। अब स्टिग्मा से पोलन ट्यूब से ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ओवरी में आ जाएंगे। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, एग वगैरह होते हैं, और मेल गैमेट क्या करेंगे, उसके साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है फ्लावर में। अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेलिंग में करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सारा वही प्रोसेस दे रखा है जो मैंने आपको ऊपर वाले में बताया है, कि एंथर में, ये एंथर है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करेंगे, यहाँ पे जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद ये पोलन ट्यूब से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग पहले से ही है, और वो पोलन ट्यूब क्या कर देगा, यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर देगा। दोनों हिप्लॉइड है, एनएन कंडीशन में है। ठीक है, एनएन कंडीशन में है, तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या होगा, टू एन कंडीशन होगा। टू एन कंडीशन होगा तो एम्ब्रियो भी क्या होता है, टू एन कंडीशन में होता है। ठीक है, फिर उससे क्या बनेगा, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट आ जाएगा। फ्रूट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रूट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से सीड बन जाएगा, मैच्योर होंगे। तो मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, अगेन, अगेन क्या होगा, अगेन यही लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2। तो इस चैप्टर के चारों पार्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, प्लीज लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और एक बार गो थ्रू जरूर होना है, क्योंकि सेकंड चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ आपको समझ में आ रहा है तो। ओके, ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।